बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदाम हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई और इसको पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, इसका बेनिफिट हमें क्या है बेसिकली। तो एक ना बड़ी मशहूर कहावत है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कि चादर देकर पाँव फैलाओ। आप मोहल्ले की किराना स्टोर पे जाते हैं ना, तो उसके पास रजिस्टर होते हैं, 2-3 किस्म के रजिस्टर हैं आप उसके पास। उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। आपने कोई चीज़ भी ली तो आपके उधर खड़े ही उसने वो चीज़ किताब के ऊपर लिख ली। 2-3 किस्म के उसके पास ना रजिस्टर होते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो अकाउंटिंग कर रहा होता है। अब आप परेशान हो गए होंगे कि वो अकाउंटिंग कैसे कर रहा है। तो इस अकाउंटिंग को हम कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज भाई कैसे है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, शायद हमें इसके पता चल जाए। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें यह बताती है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा इन अ सर्टेन वे। वो कैसे जी, कि आप इसमें फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या कर रहे हो, तो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हो। जो चीज़ कारोबार में आ रही है उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हो, कारोबार से जो चीज़ जा रही है सेल आउट कर रहे हो आप उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है आपका, उसमें आप क्या कर रहे होते हो, उन चीज़ों की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो। क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट नेचर की चीज़ें होती हैं, चीज़ों की नेचर डिफरेंट होती है, तो हम सेम नेचर की चीज़ों को एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए उनको रिकॉर्ड करना आसान हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेज के अंदर उनकी समराइजिंग करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं। समरी इसलिए बनाते हैं कि जो हमने पिछले दोनों स्टेप लिए हैं उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर उनकी समरी बना लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट का पता चल सके। उसके बाद हम करते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन भाई हम क्यों करते हैं, फोर्थ स्टेज जो है हमारी, क्योंकि ये सारा स्टेप करने का हमारा एक मकसद है। पिछले तीनों स्टेप करने का वो मकसद हमारा क्या है कि हमें पता चल सके कि कारोबार के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमें नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। इसलिए हमने ये पिछले तीनों स्टेप किए। अगर हम इंटरप्रिटेशन नहीं करते तो पिछले तीनों स्टेप का हमें कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हमने ये चारों स्टेप कर लिए। अब हम देखते हैं जी, कारोबार के एक साल के अंदर अगर हमने ये किया कि स्पेसिफिकली ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 साल का होता है, इसके अंदर हम साल बाद पता चल जाता है कि हमें कारोबार के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इधर हम एक मेन चीज जो है हमारी पेपर पैटर्न, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके मार्क्स की डिवीजन किस तरह से होती है, ताकि हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाए कि हमने इसकी डिवीजन नंबर की कैसे करनी है। तो इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले इसके 20 नंबर के होते हैं एमसीक्यूज। उसके बाद इसकी 20 नंबर की आपकी होती है शॉर्ट डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आपने 20 नंबर के करने होते हैं। ये टोटल हो गए 20 नंबर के एमसीक्यूज और 20 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन, 40 मार्क्स ये हो गए। अब पीछे बचते हैं आपके पास 60 नंबर, वो आपके होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। 20-20 नंबर के आपके होते हैं 3 क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन जब आप कर लेते हो तो आपका ये टोटल बन जाते हैं 100 मार्क्स। और वो 3 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 3 जो हैं वो क्वेश्चन की होती है, आपके पास मार्जिन होता है आपके पास कि 6 में से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। तो ये इसका है पेपर पैटर्न। अब हम इसकी मजीद आगे फर्दर डिटेल में अगर जाएं तो अकाउंटिंग की मजीद 3 ब्रांचेज हैं। हर ब्रांच का एक अपना रोल है, अपना किरदार वो अदा करती है। वो किस तरह, इसकी अगर हम पहले देखें इसकी ब्रांच को, तो वो है इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद दूसरी है इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड वन है इसकी मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, इसका काम है कि आपके कारोबार के अंदर जो एक्चुअल रिजल्ट है आपका, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आपकी जो है ना ये इसकी बता रही होती है कि ये चीज़ें आपके 1 साल के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है इसकी, वो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेट कर रही होती है,
कास्ट अकाउंटिंग इस चीज से रिलेट कर रही होती है आपकी कि जो चीजें आप बना रहे हो उसके अंदर आपकी खर्चा कितना आ रहा है, लागत कितनी आ रही है, कास्ट कितनी आपको बेयर करनी पड़ रही है उस चीज को बनाने की। लेट्स सपोज आप फर्नीचर का कारोबार करते हो, एक आइटम आप बनाते हो कुर्सी, ये आपको बताती है कि वो जो एक शेयर आपने बनाई है उसके ऊपर आपकी अपनी कारोबार की कास्ट कितनी आपको बेयर करनी पड़ी है। उसके बाद है जी मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, मैनेजरियल लेवल के स्टाफ को, ताकि वो डिसीजन कर सकें कि आपने कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपने लेने हैं ताकि आपका प्रॉफिट इंप्रूव हो जाए। तो ये तीन ब्रांचेस थी इसकी अकाउंटिंग की। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज कास्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो हमने ये तीनों ब्रांचेस भी इसकी डिस्कस कर ली। अब इसके अंदर अगर हम फॉर्म्स को देखते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ हम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस की फॉर्म्स होती हैं, कुछ कुछ इसकी टाइप्स हैं। तो पहली जो है वो है इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप, वाहिद मलकियती कारोबार हम इसको बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक अकेला मालिक होता है। वो क्या कर रहा होता है, आपके पूरे के पूरे बिजनेस के नफा नुकसान का अकेला ही मालिक होता है, ऑल इन वन होता है। वो जो मर्जी या करे, जिस तरह से मर्जी अपना कारोबार करे, वो इसी तरह से उसको चला रहा होता है। जब चाहे कारोबार शुरू करे, आपने मोहल्ले के अंदर देखा कि किराना स्टोर होते हैं, तो वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जब चाहे शटर नीचे गिराया और निकल गया। लेकिन जो दूसरा इसका है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इससे थोड़ी अलग होती है। इसके अंदर जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें अकेला मालिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप का वर्ड आ रहा है, शराकतदारी आ गई है इसमें। तो शराकतदारी तभी होगी जब एक से ज्यादा लोग होंगे। तो इसमें ये हमें पार्टनरशिप बताती है कि इसमें दो या दो से ज्यादा लोग जब एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होकर नफा कमाने की गरज से कहीं पे इकट्ठे होते हैं, कारोबार करते हैं, तो वो हम कहेंगे ये पार्टनरशिप है। थर्ड वन जो है वो है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो आपकी कंपनी ऑर्डिनेंस है 1984, उसके अंडर जो है ना वो फार्मूलेट होती है। तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ पार्टनर होते हैं। तो इनको मजीद हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ये थोड़ा सा हम इनके बारे में डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी था। इसके बाद अकाउंटिंग के अंदर ना कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जो हमारी पूरी, आप चाहे एमफिल करें, एमबीए करें, जो मर्जी करें, अकाउंटिंग की वो टर्मिनोलॉजीज ऑलमोस्ट रिपीट होती रहेंगी। तो सबसे पहले जो इसकी है वो है जी गुड्स और मर्चेंडाइज। ये क्या होती हैं चीज़ें, तो ये एक इनका स्पेसिफिक जो है ना वो मीनिंग होते हैं। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको कारोबार के अंदर आप रीसेल पर्पस के लिए लेकर आते हो। अगर आपने कारोबार के अंदर रीसेल पर्पस के लिए चीज़ें नहीं खरीदी तो हम उनको गुड्स या मर्चेंडाइज नहीं कहेंगे, उनको हम उनके स्पेसिफिक नेम से रिकॉर्ड करेंगे। मर्चेंडाइज या गुड्स वही चीज़ें होंगी जिनको हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज करेंगे। उसके बाद जो दूसरी टर्मिनोलॉजीज हैं वो उनमें है जी परचेजेस। नेम से ही पता चल रहा है इसका एक सर्टेन मीनिंग होता है। परचेजेस वो चीज़ें होती हैं जिनको आप रीसेल पर्पस के लिए कारोबार में परचेज करके ले आते हो। आपने चीज़ें खरीदी, उनको आपने चीज़ें परचेज की हैं, उनको कारोबार में लेकर आए हो, लेकिन उनका मकसद कारोबार में परमानेंट रखना नहीं है। उनका मकसद क्या है, कारोबार में दोबारा से रीसेल। तो जो भी चीज़ें रीसेल पर्पस के लिए आप परचेज करोगे उनको हम परचेजेस का नाम देंगे। उसके बाद है जी आपकी परचेजेस की दो किस्में होती हैं, या तो आप कैश पे लेकर आओगे चीज़ें या आप उधार लोगे। दो ही टाइप्स बनती हैं, या नकद या उधार। अगर तो आपने चीज़ें नकद परचेज की हैं तो उनको हम कहेंगे कैश परचेजेस। आप किसी भी सप्लायर के पास गए, आपने चीज़ें लेनी है, उससे आपने चीज़ें परचेज की और ऑन द स्पॉट आपने उनकी पेमेंट कर दी, कैश उसी टाइम आपने उसको दे दी, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, कैश परचेजेस की है। दूसरी टर्म है जी इसकी क्रेडिट परचेजेस। आपने चीज़ें तो खरीदी हैं लेकिन आपने ऑन द स्पॉट उसको पैसे पे नहीं किए, यानी उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन वो क्या है कि आपने चीज़ें देनी हैं, आपने पैसे उसको पे करने हैं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। जिसमें भी आपको चीज़ें सेल की हैं उसने आपसे पैसे लेने हैं। तो वो जो चीज़ें आप उधार पे लेकर आए हो, उधार पे परचेजेस किया, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेजेस या परचेजेस ऑन अकाउंट। उसके बाद है जी सेल। सेल क्या चीज़ है,
वो जो चीज़ें आप खरीद कर लाए, तो हमने कहा था कि उसको हम क्यों खरीद कर लाए, रीसेल पर्पज़ के लिए। जब उन चीज़ों को आपने सेल आउट कर दिया, आपके पास से चीज़ें चली गई, तो उन चीज़ों को हम, उस चीज़ को हम नाम देंगे सेल का। तो जिस तरह परचेजेज के अंदर दो उसकी किस्में थी, या आप नगद परचेज करोगे या आप उधार परचेज करोगे, तो इसी तरह सेल की भी दो किस्में होंगी। या तो उसी टाइम जिसको चीज़ें दे रहे हो उससे पैसे ले लोगे, पैसे ले लोगे। अगर वो कहता है जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में पैसे दूंगा, तो अगर वो कहे कि मैं बाद में पैसे दूंगा, तो ये होगी क्रेडिट सेल। और अगर वो कहता है जी मेरे पास पैसे हैं, ये ले अपने पैसे और चीज़ें मुझे दे, तब तो होगी आपकी ये कैश सेल। अब जब ये आप डीलिंग कर रहे होगे ना, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब ये डिस्काउंट क्या है जी, जब चीज़ें खरीदने जाओगे तब भी डिस्काउंट मिलेगा कहीं ना कहीं से, चीज़ें सेल करोगे तो किसी को डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप चीज़ें खरीदने जाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है परचेजिंग के ऊपर, तब तो आप कहेंगे कि ये परचेज डिस्काउंट है। और अगर आप चीज़ें सेल कर रहे हो तो किसी को आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है सेल के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे सेल डिस्काउंट। एक टर्म यूज होती है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या चीज़ होती है, बाजार में ना अक्सर शॉप्स के ऊपर पड़ी पड़ी चीज़ें खराब होगी। लेट्स सपोज कपड़े की दुकान है, उसके अंदर जो है ना वो कपड़ा पड़ा रहा, तो उसके अंदर कट आ गया छोटा सा, लेकिन वो काबिल यूज है चीज, कट आ गया, कस्टमर ने देख लिया उसको, लेकिन वो चीज यूज हो सकती है। जब उसने कट देखा तो उसने कहा जी ये चीज तो डिफेक्टिव है, मैं नहीं लूंगा। तो अब दुकानदार को भी पता है कि ये चीज यूज हो सकती है, कस्टमर को भी पता है कि मैं इसको अपने ज़ेरे इस्तेमाल ला सकता हूं। तो वो उस दुकानदार ने क्या किया कि आपको उसने कहा जी इसकी एक्चुअल कीमत आप पे ना करो, मैं आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता हूँ, रियायत देता हूँ, आप जितनी एक्चुअल कीमत है उससे पैसे थोड़े मुझे दे दो और ये चीज़ ले जाओ। आप भी एग्री हो गए कि चीज़ भी मिल गई और डिस्काउंट भी मिल गया। तो इस तरह के जो डिस्काउंट होंगे डिफेक्टिव चीज़ के ऊपर, उसको हम बोलेंगे अलाउंसेस। फिर एक चीज़ यूज होती है जी अकाउंट रिसीवेबल। जिस तरह के नाम से पता चला रिसीवेबल है कि आपने रिसीव करनी है कोई चीज़ भाई, इसको हम बोलते हैं डेटर्स। क्या नाम बोलते हैं, डेटर्स। डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, जिसको आप उधार चीजें सेल कर रहे हो ना, चीजें सेल की थी ना, उसमें हमने कहा था कि हमने उधार भी चीजें सेल करनी है, पैसे नहीं मिलने अभी। तो जिसको उधार चीजें सेल की थी उससे पैसे लेने हैं आपने भाई, तो उससे जिससे पैसे आपने लेने हैं, चीजें उधार सेल की हैं, उसको बोलते हैं डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, जिससे नियर फ्यूचर में आपको पैसे मिलने हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर। पेएबल के नाम से आपको पता चल रहा होगा जी, पेएबल का मतलब है पे करने हैं आपने, अभी आपने पे नहीं किए। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे आपने, हमने एक वर्ड यूज किया था, एक टाइप पड़ी थी टर्मिनोलॉजी, क्रेडिट परचेज, जिससे उधार पे चीजें लेकर आ रहे हो, उसको पैसे नहीं दिए भाई, पैसे तो देने हैं उसने, आपका पीछा वो नहीं छोड़ेगा जब तक आपने उसको पैसे नहीं देने। तो जिस बंदे के आपने पैसे देने हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो जिस बंदे के आपने पैसे देने हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। उसके बाद एसेट और लायबिलिटी का कंसेप्ट आता है हमारे पास। एसेट क्या चीज होती है, एसेट वो चीज है जिसका आपके कारोबार को नियर फ्यूचर के अंदर कोई बेनिफिट होना होता है। आपकी मलकियत है कारोबार की कोई चीज, उससे आपको फ्यूचर के अंदर बेनिफिट होने वाला है, तो इसको हम बोलेंगे एसेट। और लायबिलिटी क्या चीज होती है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या होती है भाई, आपके ऊपर कोई चीज फर्ज है, आपने पे करनी ही करनी है, वो उधार पे जो लेकर आए थे ना वो आपने पे करना है भाई अभी, तो वो जिम्मेदारी है, वो क्या है आपकी लायबिलिटी है। तो रेवेन्यू की बात करते हैं हम, ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं भाई, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना, कारोबार करते ही हम क्यों, में पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा। हर बंदे की ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि भाई मैं दूसरे से आगे निकल जाऊँ, किस तरह, पैसे से। जितने भी कंपटीशन हो रहा है कारोबार के अंदर, वो क्यों हो रहा है भाई, उनका एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करना है। तो रेवेन्यू क्या चीज है भाई,
वो जो चीज़ें परचेज करके लाए थे ना, उनको सेल करना है, क्या उसी कीमत पे सेल कर दोगे जिस पे परचेज की थी? नहीं, कभी भी नहीं। आप बल्कि क्या करोगे, उसको ज़्यादा कीमत पे सेल करोगे। परचेज कम पे करके सेल ज़्यादा पे करोगे तो प्रॉफिट होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो वो प्रॉफिट, उसके अलावा और भी इनकम्स होंगी जो इसके अंदर आएंगे। कहीं और तरीकों से आप किसी से कमीशन वसूल करोगे, किसी को सर्विसेज दी, उसने कमीशन आपको दे दी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी इनकम्स हो रही हैं, ये रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू, अगर हमें इनकम हो रही है तो खर्चे भी तो हमारे हो रहे हैं ना भाई, एक्सपेंसेस, उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्सपेंस का, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अगर हम कॉलेज की मिसाल लेते हैं तो कॉलेज में अगर हम आते हैं कि ये क्लासरूम में हम बैठे हैं भाई, इसके अंदर लाइट्स चल रही हैं, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो क्या इसका बिल नहीं आएगा? डेफिनेटली भाई आएगा। तो ये हमारा क्या है, खर्चा है। अगर हमें पैसे आ रहे हैं तो हमने पैसे देने भी हैं, हमारे खर्चे भी हो रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें होगी, हमारे खर्चे जो हैं वो उनको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, हमारी इनकम जो है, आमदनी जो है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्लियर हो गया? उसके बाद है जी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। ये क्या चीज़ होती है? ये सारी जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ना, ये हम इस पॉइंट के लिए करते हैं भाई, कि हमें पता चल सके हमें नेट इनकम कितनी है एक साल के बाद। सारा साल हम जलील हुए हैं, हमने हेडेक लिया, इतनी कोशिश की, मेहनत की, उसका हमें फल क्या मिला है, सिला क्या मिला है, साल के बाद हम ये देखना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो साल के बाद हम देखते हैं जी हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, कितने पैसे बचे हैं हमें कारोबार से, या हमें नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो नेट इनकम की बात करते हैं जब आप अपने रेवेन्यू में से, अपनी आमदन में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, एक्सपेंस को माइनस कर दोगे रेवेन्यू में से, तो आपके पास नेट इनकम में आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।